नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चीन की। आपको बता दें कि चीन ने आज कोरोना संक्रमण से वुहान शहर में हुई मौतों का आंकड़ा अचानक से बढ़ाकर 50 तक कर दिया है। ये भी आपको बता दें कि 50 का आंकड़ा यहां बढ़ा दिया गया है। चीन ने वुहान में हुई 1290 अन्य मौतों को शामिल करते हुए कुल मौतों की संख्या बढ़ाकर अब 3869 कर दी है। चीन ने स्पष्टीकरण में कहा है कि ये वो मौतें हैं जिनकी वजह दूसरी बताई गई थी या फिर वो गलती से छूट गई थी। वुहान में कुल संक्रमितों की संख्या में भी 325 का इजाफा किया गया है। चीन में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ाकर 82,692 कर दी गई है, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़ाकर 4,632 कर दिया गया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार वुहान की सरकार ने लॉकडाउन खुलने के बाद उन मामलों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है जिन पर या तो कोरोना ना होने का शक था या जो छूट गए थे। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाए और उनकी घर पर ही मौत हो गई थी। तो आंकड़ा बढ़ा दिया गया है, जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, और 50% तक का आंकड़ा बढ़ाया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अमेरिका की। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका से लॉकडाउन को हटाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की नई योजना पेश कर दी है। उन्होंने गवर्नर्स को अपने अपने राज्यों में पाबंदियों को हटाने पर फैसला लेने की अनुमति दी है। ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन नए संघीय दिशा निर्देश जारी कर रहा है, जिससे गवर्नर अपने अपने राज्यों को फिर से खोलने पर अलग अलग तरीके से फैसला कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि आर्थिक दबाव के बीच लंबे समय तक लॉकडाउन से जन स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। दुनिया में लगभग हर देश इस परेशानी से जूझ रहा है। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने महासंकट के बीच अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया है। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन को लागू करने के बीच में मतभेद थे, जिसके बाद राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य मंत्री की छुट्टी कर दी है। ब्राजील की स्थानीय मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति प्रांतों के गवर्नरों के लॉकडाउन के फैसले से काफी ज्यादा नाराज थे। उनका तर्क था कि इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री इसका समर्थन कर रहे थे। उनका कहना था कि पहले फोकस जो है वो कोरोना वायरस पर होना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं ईरान की। आपको बता दें कि ईरान की सरकार के मुताबिक अब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईरान में 78,000 से ज्यादा संक्रमण के केस सामने आए हैं, जिनमें 4,869 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 21,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है और 2,500 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि ईरान की संसद में पेश हुई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौतों की संख्या जो बताई जा रही है असल में उससे दुगनी है। सोशल मीडिया पर भी ईरान से कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन पर स्पष्टीकरण देने से सरकार कतरा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया के बाकी देशों की तरह पाकिस्तान भी इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस बीच वहां के डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें खुद कोरोना से बचने के लिए उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके वहां के डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग भी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है, जहां डॉक्टर्स भंगड़ा करके कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। मेडिकल स्टाफ के लोग एक गाने की धुन पर भंगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने कोरोना के मरीज बैठे हैं, वो भी अपने हाथ पांव हिला रहे हैं।
म्यांमार ने घोषणा कर दी है कि वो इस हफ्ते पारंपरिक नए साल समारोह के मौके पर तकरीबन 25,000 कैदियों को रिहा करने जा रहा है। म्यांमार के राष्ट्रपति के कार्यालय ने इस बयान की घोषणा कर दी है। इस अवकाश पर कैदियों को रिहा किए जाना सामान्य बात है, लेकिन हाल के वर्षों में इतनी ज्यादा संख्या में कैदियों को कभी भी रिहा नहीं किया गया। बयान में ये नहीं कहा गया है कि इतनी संख्या में कैदियों को रिहा क्यों किया जा रहा है। क्या इसका कोई संबंध कोविड-19 से तो नहीं है। मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि म्यांमार की भीड़ भाड़ वाली जेलों में 92,000 लोग बंद हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि भारत के प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की नौसेना के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की नौसेना एक बेहद घातक पनडुब्बी का इस्तेमाल कर रही है, जिसे उसने अब तक दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। ये रहस्यमय सबमरीन पाकिस्तान के कराची स्थित इकबाल स्पेशल नेवल बेस पर तैनात है। इस पनडुब्बी के खुलासे के बाद भारत की चिंता बढ़ चुकी है। अमेरिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नेवी सील इस किलर पनडुब्बी का इस्तेमाल करती रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर के शोपिया में शुक्रवार को आतंकवादियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनके नाम आसिफ और आशिक बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक शोपिया के डियारू इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया और इस पूरी मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से जम्मू की। आपको बता दें कि जम्मू में पतंगबाज बंदर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वहीं लॉकडाउन चल रहा है और एक बंदर जम्मू शहर में मस्ती से पतंगबाजी कर रहा है। दरअसल जम्मू के ओल्ड सिटी इलाके में ये बंदर अक्सर पतंगबाजी करते हुए नजर आ जाता है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू के ग्रामीण इलाकों में लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना से बचाव के लिए पुलिस के अधिकारी के जो हैं वो लगातार यहां पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल जम्मू जिले के बिशनाहा, आरएसपुरा और अररिया ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिसकर्मी लगातार मोटरसाइकिल और गाड़ियों से पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि लोग लॉकडाउन का पालन कर पाएं। वहीं एडिशनल एसपी जम्मू कश्मीर पुलिस बिशनाहा ने बताया कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मोटरसाइकिलों का एक दल शुरू किया है ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है लोगों को कन्विंस करने की। लगातार उन्हें कहा जा रहा है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। जानते हैं कि कोविड-19 के पेंडेमिक के लिए पुलिस जो है फोरफ्रंट पे है ताकि जो है इसका जो है स्प्रेड रोका जाए। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे जो बिशना आया हूँ, तो आज हमारी जो टीम है बिशना की, हमने कोशिश की है कि जो है मोटरसाइकिल्स को यूज़ करके इंटीरियर एरियाज़ में पेट्रोलिंग की जाए ताकि लोगों को कन्वे किया जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, बिना किसी वजह के, बिना किसी ज़रूरी काम के जब नहीं है तो बाहर ना निकलें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस को मात देने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी हुई है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है और सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब पाबंदियों के बीच आज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी हुई। ये शादी बेंगलुरु के रामनगर में बड़े शाही तरीके से की गई। वहीं दूसरी तरफ शादी में वीवीआईपी ट्रीटमेंट
स्टेटमेंट दिया गया। यहाँ किसी में कोरोना का कोई डर नजर नहीं आया। इसके बावजूद यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को भी ताक पर रख दिया गया। आप देखिए किस तरह से लोग सटे हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नेता लॉकडाउन का इस प्रकार से माहौल उड़ाएंगे तो लोगों को राय कैसे दे पाएंगे। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, कोरोना वायरस के कारण देश में लगातार लॉकडाउन है और कर्नाटक राज्य में एक हाई प्रोफाइल शादी हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की लॉकडाउन के बीच में शादी हुई है, जिसमें 40 से 50 लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। जेडीएस के नेता तनवीर अहमद ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। 40 to 50 relatives of their family had attended the wedding. In India, it is customary to bless the couple. In India, we bless the couple. Let us not criticize. And if at all media and people from opposition want to do politics, let us do politics some other time. And today is the time to bless and fight COVID. But the Deputy Chief Minister, as so many people, as the report says, so many people has been attended the wedding. I would tell the Honorable Deputy Chief Minister to put all his efforts, strength to fight COVID. In India, farmers are suffering. In Karnataka, the laborers are suffering. Let us really fight COVID together. If you want to fight Kumaraswamy, please, let us fight it some other day. But we are not scared. If they want to fight Kumaraswamy, so be it. So be it. But today is not the time. Today is the time to fight COVID, not to create politics. तो आपने देखा किस तरह से राजनीति होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है और वहीं कुमारस्वामी के बेटे की जब शादी होती है तो उसके बारे में कहा जाता है कि इन्हें यहां आशीर्वाद देने का मौका है। कोरोना वायरस को लेकर हम फिलहाल गंभीर हैं, लेकिन तस्वीरें जो नजर आ रही थी उससे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि भारत लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। इस दिशा में लगातार सफलता मिलती हुई भी नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आज देश का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए कहा है कि अन्य बड़े देशों के मुकाबले में भारत में 80% मरीज ठीक हो चुके हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट वन डे के अंदर 1007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक। तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। कल एम्स ने भी कोविड-19 से संबंधित मैकेनिकल वेंटिलेशन मैनेजमेंट पर फिजिशियंस की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। आज माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे माननीय हेल्थ मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें फर्दर रोड मैप लॉकडाउन और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की स्थिति में हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें मुख्यतः डायग्नोसिस, वैक्सीन्स, ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एक्सेसरीज और जनरल वेलनेस से निपटने के लिए साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके एफर्ट्स का रिव्यू किया गया।
और अब बात करते हैं आरबीआई की। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में जारी लॉकडाउन के बीच में बैंकों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए की नकदी देने की व्यवस्था की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए के टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के जरिए 50,000 करोड़ रुपए सिस्टम में लाने का ऐलान किया है। ये कई टुकड़ों में किया जाएगा और गवर्नर ने कहा है कि हालात की समीक्षा के बाद जरूरत हुई तो और भी ज्यादा नकदी डाली जाएगी। और वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सरकार का साथ देते हुए शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बड़े ऐलान किए हैं। जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, तो साथ ही नाबार्ड, सिडबी जैसे सेक्टर्स को 50,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान भी कर दिया। इसको लेकर मार्केट के एक्सपर्ट सुनील शाह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अभी मार्केट जो बंद हुआ है करीब 1000 पॉइंट से उछाल के साथ बंद हुआ। एक अच्छे नोट पे ये सप्ताह का एंड हुआ, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और रीज़न एक ही मैं एट्रीब्यूट करूँगा आज का कि आरबीआई गवर्नर साहब ने जो कदम अनाउंस किए कि जो आरबीआई इस इकोनॉमी को फॉल्टर होने से रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संकट के समय में कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारे कदम हैज़ गॉन वेल विद द मार्केट को लग रहा है इससे डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और उसके लिए हमने देखा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर्स में काफ़ी उछाल था, टेक्नोलॉजी में था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में था। तो ओवरऑल अच्छा उछाल देखने को मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में अच्छे न्यूज़ मिले, कोविड-19 के भी नंबर्स जो है वो नीचे आते जाए और ओवरऑल देश इस परीक्षा में से विजयी होकर बाहर आए। थैंक यू। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस बीच राज्य आवास विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें मकान मालिकों को कम से कम 3 महीने तक किराया ना वसूल करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान किसी भी किराएदार को किराए का भुगतान नहीं करने पर बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और अगर कोई भी मकान मालिक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जारी लॉकडाउन से विभागीय योजनाओं की कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सोमवार तक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि 20 अप्रैल के बाद संशोधित लॉकडाउन के दौरान कार्यों को गति दी जा सके। पायलट ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। और वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और जानकारी हासिल की। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन की तैयारियों के बारे में पूछा और उनके सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में उनसे जानकारी हासिल की है। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सियासत समेत विभिन्न मामलों पर बोलते हुए क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने, आप भी सुनिए। देखिए 23 मार्च 22 मार्च को तो आपने लॉकडाउन उसके बाद डिक्लेयर किया है, 23 के बाद डिक्लेयर किया है और मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाई है। उनको 23-24 दिन हो गए हैं, आज तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। वहाँ हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ होम मिनिस्टर नहीं है, जिनकी जिम्मेवारी होती है और सब में सब कुछ शिवराज सिंह जी हैं और अनावश्यक रूप से आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में ढील दे दी। अभी 23-24 दिन हो गए हैं, आपको भी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, सर्वाधिकार संपन्न हैं, तो आपने क्या कर लिया? आपकी वजह से जो स्थिरता दिखाई है और सरकार जो जिस तरीके से पहले सरकार को अस्थिर करके अपनी सरकार में काबिज हुए हैं
उसको सेलिब्रेशन में आपने पूरा समय निकाल दिया और कोरोना की जो गंभीरता को ना देखते हुए और इसकी उपेक्षा की, और ये हालत है कि वहाँ पर आज सबसे गंभीर स्थिति में मध्य प्रदेश है। आखिरी सवाल, इसकी हिदायत दी हैं और बाकी कई धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस तरह की हिदायत दी गई है, सलाह दी गई है कि रमज़ान के दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और हमारे अपने भले के लिए है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि किसी दूसरे का वायरस, किसी दूसरे का इन्फेक्शन हमको लग जाए। तो हमें हमारे अपने सुविधा के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है और दूसरे के भी लिए, सभी क्योंकि एक दूसरे को फैलाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी बचत होगी। और वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन के बाद अब बिहार में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम की जानकारी से राज्य सरकार की नींद उड़ चुकी है। 14 और 15 मार्च को नालंदा जिले के बिहार शरीफ के शेखाना मस्जिद में हुई एक जमात में तकरीबन 640 लोग शामिल हुए थे। इस मामले में क्या कुछ कहना है जेडीयू के नेता खालिद अनवर का, आप भी सुनिए। बिहार शरीफ में जो तबलीगी जमात का प्रोग्राम हुआ था वो नहीं होना चाहिए था और जो हुआ वो गलत हुआ और इसके लिए किसी को मुजरिम ठहराना सही नहीं। मैं तबलीगी जमात के उन लोगों से जो बिहार शरीफ में या दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन में शरीक हुए थे, उन लोगों से बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भाई आप मुजरिमों की तरह भाग क्यों रहे हैं? आप मुजरिम नहीं हैं, आप बीमार हो सकते हैं। सरकार ये चाहती है कि आपका इलाज हो। आप डॉक्टर्स को, इंतज़ामिया को फरिश्ता समझें, उनके सामने आएँ, अपने आप को पेश करें और आप अपना इलाज कराएं। चूँकि आप समाज को बीमार कर सकते हैं, इसलिए आपकी फ़िक्र है, सरकार को आपकी फ़िक्र है और मुजरिमाना सलूक ना करें, मुजरिमों की तरह भागे नहीं। आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको सामने आना चाहिए। चूक तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जो जिम्मेदारी का सबूत समाज को देना चाहिए था, जो तबलीगी जमात के जिम्मेदारान को देना चाहिए था, जिम्मेदारी का सबूत वो समाज तबलीगी जमात की तरफ से नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही है, लेकिन तबलीगी जमात को मुजरिम करार देना ये भी सही नहीं है। और वहीं राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग के उमर मस्जिद इलाके को 9 अप्रैल को ही हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। यहां मलेशिया से आए तबलीगी जमात के लोग ठहरे हुए थे। इनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल इस पूरे इलाके पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। इस इलाके में सावधानी लगातार बरती जा रही है। सर, ये एच ब्लॉक शाहीनबाग का एरिया है। इसमें इस उमर मस्जिद से जुड़े हुए कुछ तबलीगी लोग यहाँ रह के गए थे उमर मस्जिद में। जब से उनको यहाँ से 1 अप्रैल को होम क्वारंटाइन में भेज दिया है, उसके बाद लगभग 5-7 दिन बाद एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया है। वो 2-3 दिन के बाद वो डेथ कर गए हैं, जब से ही इस इलाके को हॉटस्पॉट बना दिया। कितने लोग थे मस्जिद में और कहाँ से आए थे? वो मलेशिया के रहने वाले थे, 15 आदमी। कैसे जुड़े हुए थे? सर, तबलीगी से जुड़े हुए थे वो। तो उसके बाद ये जब हॉटस्पॉट एरिया हुआ, तब से ही आप लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, पिछले 9 अप्रैल से ही इस जगह को जैसे ही पॉजिटिव केस आया तो हॉटस्पॉट में बदल दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस को लेकर जंग जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी लोगों को बचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन लगातार हमने देखा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। वजह क्या है इसके पीछे, क्या मानते हैं स्वास्थ्य कर्मी, क्या कहना है उनका, आप भी सुनिए। सर, बहुत बुरा लग रहा है। कोरोना जब से आया इंडिया में, अभी 32 डेज हुए हैं। सब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के नेशन की सर्विस के लिए आगे आ रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता है कि जब हम देख रहे हैं कि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये बहुत बुरा लग रहा है कि हमें भी फैमिलीज़ है, हम भी घर में बैठ सकते हैं, फिर भी हम बाहर आ रहे हैं। लोगों की अच्छाई के लिए हम बाहर निकल के सर्विस दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर को हेल्प करो। हम हमारे लिए नहीं आ रहे, हम आपके लिए आ रहे हैं। अगर आपने आज हमें नहीं आने दिया तो 10 दिन बाद आपको 4 लोग बुलाने पड़ेंगे आपके अर्थी के लिए।
तो आज आप हमें कोऑपरेट करो, 10 दिन के बाद जो सिनारियो आपको दिख रहा है उसके बजाय आज डॉक्टर्स को कोऑपरेट करोगे तो आपके लिए अच्छा है, नेशन के लिए अच्छा है। देखो सर, हम लोग तो जनता के सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन जो लोग समझते नहीं, जो अन्याय नहीं लोग, वो लोग अटैक करते हैं और उससे ऐसा बुरा लगता है कि लोग हम अपना घर छोड़ के लोगों की सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस आई तो उनको लगता है कि लेके जा रहे हैं और कहाँ गिदर तो भी फेंक देते हैं, वापस मिलते नहीं। ऐसा लोगों को एक वहम हो गया है। तो हम लोग इस आपके माध्यम से ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं, उनका पूरा ट्रीटमेंट होता है और उनको हम अच्छी तरह से सेवा करते हैं, ना किसी को गलत दवा देते हैं, ना गलत इंजेक्शन देते हैं। उनको ठीक होना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पूरा नेशन के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम श्रद्धा गायकवाड़ है। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आपके लिए हम लोग घर के बाहर है, हमारी भी फैमिली, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर में हमको सब कुछ करना पड़ता है। वो सब करके भी हम लोग बाहर ड्यूटी कर रहे, सब घर में है लेकिन हम बाहर है, हमको छुट्टी नहीं है। और जो भी चल रहा है वो अपने क्या भगवान भरोसे, ऐसा नहीं है कि बोल सकते कि ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। हर किसी को पॉजिटिव समझ के ही हम लोग काम कर रहे। फिर भी ऐसा हो कि भी अगर पब्लिक में से हमको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है या कोऑपरेट नहीं कर रहे, कहीं पे ऐसा सुना है कि लोगों ने डॉक्टर को मारा है, पुलिस को मारा है या स्टाफ के ऊपर क्या बोलते हो पत्थर वगैरह फेंका है, ये जो है ना ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको हम नहीं बचाएंगे तो आप और 10 जन को बीमार करेंगे। तो वाकई में आपने सुना क्या कुछ कहा स्वास्थ्य कर्मियों ने, और कहीं ना कहीं इनका सम्मान होना चाहिए और तहे दिल से सम्मान होना चाहिए। जिस तरह से ये घरों से बाहर निकलते हैं, इनको भी कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन ये समाज के विषय में सोच रहे हैं और अपने कर्तव्य को लगातार पूरी करते हुए, उनका निर्वाहन करते हुए वो नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं पंजाब की। आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस के नए 14 मामले सामने आ चुके हैं। पटियाला में 5 मामले ऐसे हैं जो सामने आए हैं। फिरोजपुर में 1, लुधियाना में 4 और जलंधर में 4 कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में अब कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 211 हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि इसमें से 167 सक्रिय मामले हैं, 30 मामले ठीक हो चुके हैं और साथ ही 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये पंजाब का हेल्थ बुलेटिन है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।